नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे संसद भवन एनेक्सी में बैठक रहने वाली है। सरकार के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय के आगे रोड मैप पर चर्चा होगी। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, आज शाम 4 बजे संसद भवन में बैठक है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये मंत्री परिषद की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री ने बुलाई है और निश्चित तौर पे तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले भी कहीं ना कहीं सरकार को लेने हैं। कोरोना की बात करें, चौथी लहर की बात करें, उसको देखते हुए भी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत होगी। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर ये मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो बुलाई गई है। और ये बैठक 4 बजे एनेक्सी में होगी, संसद भवन के अंदर होगी। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा मनसुख मंडाविया और गिरिराज सिंह के अलावा तमाम वो केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं तो एक नई राह दिखाते हैं, एक नई दिशा दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई फैसलों पर आज चिंतन और मंथन होगा। ठीक है, आज शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर के एक्शन में केंद्र सरकार। आज पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक है। पीएम मोदी देश भर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी साथ में मौजूद रहेंगे। कोरोना की बूस्टर डोज को मुफ्त में देने का प्रस्ताव भी हो सकता है जारी। केंद्रीय सचिव बैठक में बढ़ते मामलों पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना की बूस्टर डोज को मुफ्त में देने का प्रस्ताव भी आज जारी हो सकता है। और इसी के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बैठक भी बढ़ते मामलों पर प्रेजेंटेशन देंगे, अपने विचार भी देंगे। बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, क्योंकि चौथी लहर एक बार फिर से चर्चा में है और ऐसे में एक बार फिर से खतरा दिखाई देने लगा है। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ा फैसला हो सकता है, बूस्टर डोज मुफ्त में दी जा सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, चौथी लहर की जब से शुरुआत कहीं ना कहीं अब हो रही है, ऐसे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से चौथी लहर पे लगाम लगाया जा सके। यही कारण है कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ करीब 12 बजे के आसपास वर्चुअली तौर पे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। और इसके साथ ही किन राज्यों में कितने कोरोना के केसेस है, तमाम इस विषयों को लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं जुड़ते हैं किसी राज्य के, तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए बड़े जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो इस वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बूस्टर डोज देने की बात प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी गई, तो ऐसे में बूस्टर डोज को भी मुफ्त में दिया जा सकता है। इसको लेकर भी प्रस्ताव एक रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, वो भी इस बैठक में, वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। और किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा कल ही एक फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि 6 साल से 12 साल के बच्चों को
वैक्सीन लगाई जाएगी और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मंजूरी दी गई है। तो बच्चों के लेकर भी क्या कुछ तैयारियां है वैक्सीनेशन को लेकर, कब से इसको शुरू किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। इसके अलावा देखिए, कोरोना के केसेस दिल्ली में सबसे ज्यादा निकलकर सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो निश्चित तौर पे दिल्ली को लेकर क्या कुछ रणनीतियां है, इसको भी लेकर आज प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि कई राज्यों में मास्क को जो है वो मास्क की जो अनिवार्यता थी वो खत्म की गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब मास्क की अनिवार्यता कई राज्यों में बढ़ाई गई है। और तो इसे आम जनता को समझना भी होगा, तभी हम आगे जाकर के इस चौथी लहर से बच सकते हैं। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक बार फिर से हमें संभलने की जरूरत है? कोरोना वायरस के मामले रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ बड़े बुजुर्गों को खतरा है, बल्कि इस बार बच्चों को भी कोरोना के संक्रमण का भी खतरा है। हालात दिन प्रतिदिन ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति न पैदा हो जाए। देखिए रिपोर्ट। फिर मंडराने लगा कोरोना का खौफ। कोरोना की सुपर फास्ट स्पीड से बड़ी टेंशन। कोरोना से बेहाल हो रहा देश। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2593 मामले। हर साल के बाद दुनिया समेत देश के कई हिस्सों में ये लगता है कि अब शायद कोरोना वायरस का कहर कम हो जाएगा। धीरे धीरे पाबंदियां हटती हैं तो उधर कोरोना की आहट फिर सुनाई दे जाती है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद हर किसी को ये लगने लगा था कि अब शायद जिंदगी से कोरोना का डर निकल जाएगा, लेकिन शायद कोरोना संक्रमण को ये मंजूर नहीं था। इस बार फिर से कोरोना वायरस ने तेजी के साथ अपनी दस्तक दे दी है। हालिया स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस संक्रमण का अंजाम देश भर में चौथी लहर के तौर पर देखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों के कोरोना के आंकड़े देखे जाए तो 18 अप्रैल को 1247 मामले सामने आए। 19 अप्रैल को 2667 मामले और 20 अप्रैल को 2380 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए। 21 अप्रैल को 2451 मामले सामने आए तो 22 अप्रैल को 2527 मामले सामने आए। वहीं 23 अप्रैल को 2591 मामले सामने आए। 24 अप्रैल को 2541 और 25 अप्रैल को 2593 मामले सामने आए। यानी लगातार आए दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़े जितनी तेजी से बढ़ते हैं उसका नतीजा भी उतनी ही तेजी से सामने आने लगता है। हालात को देखते हुए सरकारों ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ और नोएडा से सटे आसपास के जिलों में मास्क को जरूर लगाने का आदेश दिया है। स्कूलों में भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1277 है। प्रदेश में 24 घंटे में 210 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में 39 और लखनऊ में 12 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर नए मामले कोरोना के XE वेरिएंट हैं। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 ब्रांच से मिलकर बना है। नए वेरिएंट की बात करें तो अभी तक ये वेरिएंट भारत, यूके, चीन, थाईलैंड में पाया गया है। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए अब रुक कर लेते हैं मेरठ का। मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। जागरण को लेकर बीजेपी नेता और इंस्पेक्टर में बहस हुई है। दीपक शर्मा की सिविल लाइन इंस्पेक्टर को खुली धमकी। बीजेपी नेता दीपक शर्मा 2 मई को कराना चाहते हैं देवी का जागरण और हाशिमपुरा में जागरण कराना चाहते हैं बीजेपी नेता दीपक शर्मा। इंस्पेक्टर ने कहा हाईवे पर जागरण नहीं होने दूंगा, दंगा हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने रमजान का हवाला देकर नहीं दी जागरण की अनुमति। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है हाशिमपुरा। 2 मई को चांद रात का वक्त है।
और इंस्पेक्टर और बीजेपी नेता के बीच बहस का ऑडियो भी वायरल हो गया है। सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद्र को बीजेपी नेता की चुनौती, हमें जो करना है वो करके रहेंगे। नेता दीपक शर्मा की ओर से कहा गया है, कोतवाल दम हो तो बुलडोजर के साथ आना और रोक करके दिखा देना, बिना परमिशन करके रहेंगे हाशिमपुरा में जागरण। तो धर्म के नाम पर आखिर शहर की फिजा क्यों हो रही है खराब, ये बड़ा सवाल है। मेरठ की फिजा में सांप्रदायिक जहर खोलने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है। चलिए अब हम आपको पहले वो ऑडियो भी सुना देते हैं। आप हाशिमपुरा गए थे? आप हाशिमपुरा गए होंगे काय के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ। तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? है कि लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या होगा आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे, नहीं जो है बता देंगे। यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कटाई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। हाँ, रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के तुम दिखाना। कर लेना, 2 तारीख को जाओ। है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ कर लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? केस चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान, कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से। हमारे साथ के शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। के शर्मा, हमने जनता को वो ऑडियो सुनाई है जो इंस्पेक्टर और दीपक शर्मा बीजेपी नेता के बीच में चल रही है, लेकिन दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिली है। फिलहाल बात कहां पर जाकर के रुकी है? क्या जागरण होगा? अभी तो ऑडियो वायरल हुई है, और ऑडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ी तो र्यूमर यही हुई थी कि जो इंस्पेक्टर है वो कोई और है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इंस्पेक्टर का नाम डाला गया, उसके बाद ये विवाद थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर योगी शासन ने 2.0 ने दोबारा चुनने के बाद जो अपील की थी, उस अपील का असर नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरठ की मस्जिदों में बाहर साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, कृपया सड़क पर नमाज ना पढ़े, योगी शासन का आदेश है। उसका असर ये हुआ कि 3 जुम्मे निकल गए, तीनों के तीनों जुम्मों में जामा मस्जिद के अंदर और मस्जिदों के अंदर नमाज हो रही है। ऐसे में ही जो शासन से आदेश आया है उसका पालन कराने के लिए इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने ये सारा कदम उठाया है। और दीपक शर्मा की हम बात करें तो दीपक शर्मा भी फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के जन नेता हैं। उनके पास लोग शिकायत लेकर आते हैं, और उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा जिनको अवार्ड मिला है, अनिल ढींगरा, उनके खिलाफ भी फेसबुक पर मुहिम चलाई थी जब उनको शिकायत मिली थी। तो जो भी मुहिम चलती है उसमें दीपक शर्मा का नाम आता है। दीपक शर्मा यहाँ पर रिक्वेस्ट करते करते दूसरी टोन में आ गए, लेकिन योगी सरकार में काम करने वाले इंस्पेक्टर ने अपना आपा नहीं खोया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आदेश आया है उसमें नेशनल हाईवे पर किसी को भी अनुमति नहीं है, ना तो नमाज पढ़ने की भी अनुमति नहीं है और जागरण की भी अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी अगर होता है तो 2 अप्रैल के बाद, वो 2 मई के बाद सोचेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, हाशिमपुरा वो इलाका है
जो 87 के दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, यहाँ पर सबसे ज्यादा केंद्र बना था पूरे एशिया में। इस खबर की सबसे ज्यादा बातचीत की गई थी और अभी शायद 2-3 साल पहले, कोरोना पीरियड से पहले, हाशिमपुरा कांड का फैसला आया है। ऐसे में मेरठ प्रशासन और पुलिस हाशिमपुरा और दूसरे एरिया को लेकर काफी संवेदनशील है और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग हो। ये बात भी दीपक शर्मा की सही है कि जिस जगह पे जागरण हो रहा है वहां पे बहुत कम हिंदू परिवार रहते हैं और वो हिंदू परिवार अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं करना चाहते हैं, जिसके लिए परमिशन मांगी गई थी। लेकिन बात कहीं और पहुंच गई, बात किसी और ढंग से पहुंच गई, बात आपस में बहस की पहुंच गई। लेकिन जब हमने रमेश चंद्र शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो वही काम कर रहे हैं जो आदेश उनको लखनऊ से प्राप्त हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी अच्छी बात मेरठ और आसपास के क्षेत्र में हुई है। जिन मस्जिदों से 3-3 किलोमीटर दूर से आवाज आया करती थी अजान की, आजकल वो आवाज आनी बंद हो गई है। और जो मंदिर शाम को बहुत तेज आरतियां चलाया करते थे, वो भी अपने परिसर में ही आरती की आवाज सुनाने के लिए बाध्य हो गए हैं। यानी कि कानून का पालन हो रहा है। और योगी शासन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी को भी कानून के साथ खेलने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उसी के तहत ये काम किया गया। लेकिन के शर्मा, कानून तो सबके लिए इक्वल है ना। हाईवे पे ना तो ही मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है, अनुमति है, और ना ही ये जो जागरण कराया जा रहा है उसकी अनुमति है। तो क्या कोई दूसरी जगह उपलब्ध कराई गई है, उसको लेकर के कोई आपस में सामंजस्य बैठा? जी, यहीं पर यही बात मैं बता रहा था कि जिस तरीके से इंस्पेक्टर ने साफ तौर से मना किया है, उसके बाद पुलिस और प्रशासन के बीच में आपस में बातचीत हो रही है और वो दोनों चाहते हैं कि कोई सेफ जगह, ऐसी जगह हो जाए जो हाईवे ना हो। क्योंकि योगी शासन में साफ तौर पर कह दिया गया है कि जितनी भी धार्मिक आवाजें, लाउड स्पीकर की आवाजें, वो परिसर में ही रहनी चाहिए। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईद के समय में माहौल बनाने की है। तभी जितने भी रिलेटेड थाने हैं वहां पर शांति समितियों की बैठक हो रही है, बार बार फ्लैग मार्च हो रही है। परसों डीएम ने खुद ईद को लेकर एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके, वहां पर पिकेटिंग और बढ़ा दी जाए, वहां पर और सुरक्षा बढ़ा दी जाए और किसी को भी कानून हाथ में लेने के लिए अगर आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन देखना यह है कि अब जब ये नाक की लड़ाई बन गई है दीपक शर्मा और दूसरे लोगों के लिए, उसमें पुलिस और प्रशासन क्या स्टैंड लेता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लखनऊ से आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा और उसको पालन करवाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। जी ठीक है के शर्मा, आप इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा। मध्यांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की है। उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। 100% बिलिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। के शर्मा की ओर से कहा गया है गांव में बिजली का बिल जमा करने की व्यवस्था कराई जाए और बड़े बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली के साथ कड़ी कार्रवाई हो। बड़े शहरों को बिजली तारों के मकड़जाल की व्यवस्था से जल्द ही राहत मिलेगी। 1 सप्ताह के भीतर बिलिंग में सुधार के निर्देश के शर्मा की ओर से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़े शहरों को बिजली की तारों से जल्द ही राहत मिलेगी। 1 सप्ताह के भीतर बिलिंग में सुधार के निर्देश दिए गए हैं के शर्मा की ओर से। और बिजली महकमा ऊर्जा मंत्री देख रहे हैं के शर्मा, जिन्होंने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की है और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मध्यांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के विद्युत व्यवस्था की समीक्षा उन्होंने की है। उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। 100% बिलिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ये के शर्मा की ओर से कहा गया है। गांव में बिजली का बिल जमा कराने की व्यवस्था भी कराई जाए, के शर्मा की ओर से कहा गया है। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष मिश्रा, बिजली महकमे में लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और उसी को देखते हुए आज भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं बिजली मंत्री के शर्मा की ओर से। जी निश्चित तौर से जिस तरीके से के शर्मा ने जब से मंत्रालय संभाला है उसके बाद लगातार क्योंकि पीक टाइम चल रहा है और लगातार बिजली की जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, वो बहुत ज्यादा
बढ़ती जा रही है। और इसका सीधा जो लापरवाह अफसर है उनके ऊपर सीधे तौर से नाराज दिखे हैं ए.के. शर्मा। उन्होंने लगातार ये कहा है कि जो भी प्रबंधकीय कमी है, बिजली व्यवस्था जिसके लिए आई है, वो अधिकारी बिजली व्यवस्था के नियमित करें, उसकी मॉनिटरिंग करें और ये तय करें कि 100% बिलिंग व बड़े बकायेदार से वसूली के निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की जाएगी। और इनके पीछे जो लापरवाह अफसर हैं, जो ढीलावाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। लगातार हम देख रहे हैं, जब से ए.के. शर्मा ने मंत्रालय संभाला है तब से जो जो मंत्रालय में जितनी गड़बड़ी चली थी और जिस तरीके से लापरवाही चली थी, तमाम बड़े बकायेदार थे जिनसे वसूली नहीं की जाती थी, उनके खिलाफ अब कड़ा तेवर अपनाया है ए.के. शर्मा ने। और जितने बड़े बकायेदार हैं उनके 1 हफ्ते के अंदर बिल जमा शुरू करने की निर्देश दिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मिश्रा तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लाउड स्पीकर को लेकर के पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी वेस्ट क्षेत्र में पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए। कई मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। यूपी सरकार के निर्देश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस महकमे की ओर से की गई है। यूपी सरकार के निर्देश के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई शुरू की है। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए। नीलेश, कहां ये लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं? देखिए, कल की अगर बात करें तो कल देर शाम को जो है लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। डीसीपी पश्चिमी क्षेत्र में ये कार्रवाई शुरू की गई है, जहां करीब 273 जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। करीब 100 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है, जहां पर ज्यादा ध्वनि वाले लाउड स्पीकर लगाए गए थे। उनको नोटिस जारी करके जो सरकार की नियमावली है, जो मानक है, उनके अनुरूप इन लोगों ने लाउड स्पीकर नहीं लगाया, उनके लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया गया। साथ ही चेतावनी देकर इस बार छोड़ा गया कि अगली बार अगर ध्वनि जो नियंत्रित ध्वनि है, उस नियंत्रित ध्वनि में अगर लाउड स्पीकर बजता हुआ नहीं पाया जाएगा तो ऐसे में जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं जहां पर लाउड स्पीकर में मानकों के अनुरूप नहीं लगाए गए हैं, वहां पर उनको हटाने का काम किया जाए। ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। गोमती नगर इंस्पेक्टर केशव तिवारी फोन नहीं उठाते हैं। गोमती नगर थाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब को कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच थाने में नोकझोंक भी हुई। पुलिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप भी लगा है। इंस्पेक्टर गोमती नगर की शिकायत शासन में करेंगे कार्यकर्ता, और इससे पहले भी कई घटनाओं को दबाते रहे हैं इंस्पेक्टर गोमती नगर। इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की भाजपा कार्यकर्ता अब मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीलेश बने हुए मेरे साथ। नीलेश, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल जो है गोमती नगर में पेट्रोल पंप पर पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें गोमती नगर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पेट्रोल पंप मालिक का पक्ष लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को थाने उठा ले गई थी, जिसके बाद स्थानीय नेताओं और पार्षद साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लग गया और उन्होंने थाने का घेराव किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर के सस्पेंशन की कार्रवाई की मांग भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। हालांकि हंगामा बढ़ता देख जो है पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद जो तमाम आला अधिकारी थे, चाहे हम एसीपी गोमती नगर की बात कर लें, डीसीपी गोमती नगर की बात कर लें, तो तमाम लोग जो है थाने पहुंचे। बड़ा कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाया और समझाने के बाद किसी तरीके से मामला मैनेज करके थाने से सबको वापस भेजा है। इससे पहले भी केशव तिवारी का जो है हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं और इनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि ये कभी फोन नहीं उठाते हैं और ना ही किसी घटना की सटीक जानकारी देते हैं, जिसके चलते तमाम बार जो है इन्होंने घटनाओं को दबाने का भी प्रयास किया, जिसकी शिकायत तमाम अधिकारियों से की गई। लेकिन उसके बावजूद भी इंस्पेक्टर गोमती नगर है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।